अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकास और आप देख रहे हैं लर्निंग फॉर हेल्प। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3, ठीक है जी, फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिदम का, यानी CS502 का। तो हमने ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम आज स्टार्ट करना है। पीछे हमने किया था जिसमें हमने मैक्सिमम पॉइंट जो है ना, मैक्सिमल हमने पॉइंट्स थे, वो जो PI थे और PJ थे, हमने उनका कंपैरिजन करके हमने वो मैक्सिमम पॉइंट हमने अपने तलाश किए थे, हमने उनको मार्क किया था। हमने कहा था कि हम अगर कोई कार ख़रीदना जा रहे हैं तो उसमें हम 2 पॉइंट रखते हैं, ठीक है। मतलब 2 चीज़ें हैं जो हम मद्देनज़र रखेंगे, एक हमारी जो होगी कार की स्पीड और एक हमारे पास उसकी प्राइस होगी, ठीक है। तो हमने ये सारा फॉलो किया था, ठीक है। ये जो लेक्चर है ये उसी से रिलेटेड है। तो जिन लोगों ने मेरा पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा, उसमें फर्स्ट और सेकंड लेक्चर दोनों मर्ज हैं, वो पहले वो देखें, फिर ये वाला देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। इसमें ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम है। तो अब जैसे कि अब एक मिसाल है, ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम वैसे कहते हैं जोरे बाजू को, ठीक है। अब इसमें जो है ना, ये भी डोमिनेटेड पॉइंट वाला ही होगा। मतलब अब जैसे जैसे हम पॉइंट चलते जाएंगे, अगर वो डोमिनेट करते हैं तो फिर हम पिछले को इग्नोर करते जाते हैं और आगे वाले पॉइंट जो है हम कंसीडर करते जाते हैं। इसी तरह ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम में भी है। इसमें भी हमने पॉइंट लेने हैं P1 से लेकर Pn तक, ठीक है जी। इनिशियल पॉइंट होगा सेटअप पॉइंट P1, P2 और Pn तक, ठीक है जी। अगर हम n तक पॉइंट लेते हैं तो फॉर ईच पॉइंट PI टेस्ट इट अगेंस्ट ऑल अदर पॉइंट PJ, ठीक है जी। यानी PI जो फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा या x होगा, हम उसको टेस्ट करेंगे जो हमारा सेकंड पॉइंट होगा उसके साथ, ठीक है जी। अगर जो PJ है इज़ नॉट डोमिनेटेड बाय एनी अदर पॉइंट देन आउटपुट इट। मतलब अगर PJ को कोई और डोमिनेट नहीं करता, फर्ज करें जो PJ है वो 5 है, ठीक है जी, बाकी सारे के पॉइंट 5 से नीचे हैं तो या 5 हैं तो उसको 5 को तो डोमिनेट नहीं कर रहा ना। तो फिर PJ यानी जो PI है, या सॉरी PI है, तो PI इज़ नॉट डोमिनेटेड बाय एनी अदर पॉइंट देन आउटपुट इट। यानी अगर PI को कोई और डोमिनेट नहीं करता, ठीक है, तो इसको आउटपुट कर दो। अगर कोई और यानी डोमिनेट करेगा तो फिर वो वाला पॉइंट हमें आउटपुट करना पड़ेगा। तो इसको हम एज ए सोडो कोड भी हम लिखेंगे, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। मैं उसको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि हमने PI लेना है, फिर हमने इस पॉइंट को बाकी सब जो दूसरे पॉइंट होंगे PJ, उनके साथ हमने इसको कंपेयर करना है, ठीक है जी। अगर PI को कोई और डोमिनेट नहीं करता, मतलब इससे ज़्यादा कोई और नहीं होता, तो फिर हम PI को आउटपुट करवा देंगे, ठीक है जी। अब इसमें जो है ना आपको एक सोडो कोड नज़र आ रहा है। अब इसमें जो है ना मैक्सिमम यानी मैक्सिमल पॉइंट हमने ढूंढने हैं, तो ये उसका सोडो कोड है, ठीक है जी। सोडो कोड मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये प्रोग्रामिंग से अलग होते हैं, ये प्योरली रिटर्न होते हैं। प्रोग्रामर इसको राइट करते हैं और उसी को इंसान ही समझते हैं, ठीक है। इसको कोई मशीन लैंग्वेज नहीं समझती, ना इसको कंपाइलर करता है। तो इंट n है इंटीजर, उसके बाद पॉइंट अगर हम P1 लें n तक, ठीक है, ये अरे है जो इनिशियलाइज 1 से हो रही है n तक जा रही है, ठीक है जी। एक फॉर लूप है I जो चलेगी, यानी I पॉइंट हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा, वो अगर चलती है 1 से लेकर n तक, ठीक है। मतलब अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं और लूप जो हमारी जाती है वो n तक जाती है, तो फिर जो मैक्सिमल होगा वो ट्रू होगा। ये बुलियन है, बुलियन आपको पता है ट्रू और फॉल्स 2 होते हैं। तो अगर तो यानी कि 1 से लेकर n तक आई जाता है और जो मैक्सिमल है उसकी जो शर्त है वो ट्रू है, ठीक है जी। थर्ड लाइन पे फॉर J जो सेकंड पॉइंट होगा वो भी 1 से लेकर n तक होगा, ठीक है। तो फिर ये कंडीशन इस पे अप्लाई होगी, ठीक है जी। अगर I इज़ नॉट इक्वल टू J, मतलब पहला जो पॉइंट होगा वो दूसरे पॉइंट के बराबर ना हो, एंड PI डॉट x इज़ लेस देन और इक्वल टू PJ डॉट x, मतलब इनका एंड भी होगा, इनकी कंडीशन को भी चेक किया जाएगा, ठीक है। मतलब अगर PI यानी जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे वो लेस देन और इक्वल टू हैं PX के, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू PX यानी PJX जो दूसरा पॉइंट होगा PJX, और PIY लेस देन और इक्वल टू PJY, ठीक है जी। मतलब 2 पॉइंट हम लेते हैं X और Y, ठीक है जी, और एक और पॉइंट हम स्टार्ट वाले लेते हैं I और J, ठीक है। तो
जो पॉइंट डोमिनेट करेंगे, अगर फर्स्ट वाला जो है, फर्ज करें जो फर्स्ट वाला वो पी आई है, तो और जो इधर से पी आई एक्स हो गया और इधर से पी आई वाई हो गया, ठीक है। अगर ये लेस देन और इक्वल टू है किससे, पी जे एक्स, जो दूसरे पॉइंट होंगे, और इसी तरह इसमें जो होगा पी ए वाई लेस देन और इक्वल टू है पी जे वाई के, तो फिर मैक्सिमल जो हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा, तो ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैक्सिमल ट्रू होता है तो फिर देन आउटपुट पी आई, ठीक है जी। मतलब अगर ये चलता है तो हमें मिनिमम पॉइंट भी मिल सकते हैं, लेकिन अगर ये हमारा नहीं चलता लूप, ठीक है, मतलब ये इसको ये ब्रेक जो है ये ख़त्म हो, इसको यानी कि एग्जीक्यूट ही ना करे, तो फिर जो है ना हमें हमेशा मैक्सिमम पॉइंट हासिल होंगे, ठीक है। तो कैसे, अभी हम बाद में इसके एग्जांपल और भी करेंगे, ठीक है जी। इसका कोई फार्मल रूल नहीं है कि हम इस सोडो कोड को लिख सकें या इस तरह जो इसका सिंटैक्स है वो इस तरह, क्योंकि आपको पता है जो सोडो कोड है ये मशीन लैंग्वेज से हट कर है, इसको इंसान ही लिखते हैं, इंसान ही समझते हैं, ठीक है जी। और यहाँ से ये पॉइंट अहम नहीं है। अच्छा जी, वो कह रहा है कि जब सोडो कोड आप लिखते हैं तो जो डिटेल है ना वो निकाल दें, जो मेन आइडियाज़ के एल्गोरिदम की होती है उसमें से निकाल दें या कम कर दें उसको, ठीक है। जो भी डिटेल हमारे लिए ज़्यादा अहम होती है बस हम उसी को लेते हैं, मतलब जो हमारे लिए गैर अहम होती है, इतनी अहम नहीं होती, हम उसको निकाल देंगे, ठीक है, एल्गोरिदम से, और जो हमारे लिए अहम चीज़ होगी ना वही हम लेंगे, उसको पकड़ लेंगे बस। अभी हम जब आगे इसको करेंगे तो फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि अगर हमें एक सीरीज़ हासिल होगी तो फिर उसमें से जो हमें बड़ी जो रकम होगी ना हम उसको ले लेंगे, बाकी को हम इग्नोर कर देंगे, इस तरह हम करेंगे आगे, ठीक है जी। अब ये सीरीज़ है फिगर इलस्ट्रेट डोमिनेट पॉइंट, ये वही वाली जो हमने पीछे की है। अब इसमें देखें जो 411 है ना, उसको जो पॉइंट डोमिनेट कर रहे हैं वो 7, 13, 12, 12 और ये हैं, ठीक है। हमने ना वैसे ये 4 पॉइंट लिए थे जो डोमिनेट करते थे, 15, 7, 10, 14 और 12, 12 और था 7, 13। अब जो नज़दीकी पॉइंट है 411 का 7, 13 है, देखो 7 डोमिनेट करता है 4 को, इसी तरह 13 डोमिनेट करता है 11 को। तो 7 मैंने आपको कहा था स्पीड, और जो 13 थी वो उसकी प्राइस थी, ये निगेशन के तौर पर हमने यूज़ की थी, मतलब अगर हाई वैल्यू होगी तो उसका मतलब है प्राइस लो है, अगर लो वैल्यू होगी तो उसका मतलब क्या है, प्राइस हाई है, ठीक है जी। और इसी तरह 12, 12 स्पीड भी 12 है और इसकी जो प्राइस है वो भी 12 है। अब देखें 12 4 से ज़्यादा है और 11 से भी ज़्यादा है, तो ये वाले पॉइंट भी इसको डोमिनेट करते हैं, ठीक है। वैसे इनर पॉइंट भी ले सकते हैं हम, लेकिन फ़िलहाल हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जो दूसरी फिगर है, अब इसमें देखें आप जो 9, 10 है उसको जो है डोमिनेट कर, अब क्योंकि देखें ना, अब ये अगर हम एक और आगे प्लेन स्वीप एल्गोरिदम हम यूज़ करेंगे, ठीक है, उसमें भी यही चक्कर होगा। अच्छा, अब देखें ये जो 7, 13 जो पॉइंट है ना ये 9, 10 से पहले है, ठीक है, फिर 9, 10 आता है। अब हम इस 9, 10 का कंपैरिजन करते हैं इन दो पॉइंट से। अब देखें 12 जो है 9 से ज़्यादा है तो ये इसको डोमिनेट करता है, ठीक है जी, तो आउटपुट पे ये 12 आएगा। इसी तरह जो 10 है उसको डोमिनेट 12 करता है, तो ये आउटपुट पे ये वाला पॉइंट शो होंगे। इस तरह 9, 10 को जो डोमिनेट करता है वो 14, 10 है, ठीक है जी। अब 14, 10 देखें, 14 9 से ज़्यादा है और 10 ज़्यादा नहीं है लेकिन बराबर तो है, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। अब ये तो अब इसमें 10 जो है 10 के इक्वल है तो हम इसको भी कंसीडर करेंगे, और 14 9 से ज़्यादा है तो इसलिए, ठीक है। तो ये जो 14, 10 है ये इसको डोमिनेट करता है 9, 10 को। अब इसमें लिखा हुआ पॉइंट दैट डोमिनेट 4, 11, ये पॉइंट है नज़दीकी जो इसके 7, 13 और 12, 12। इस तरह जो पॉइंट है वो 9, 10 को डोमिनेट करते हैं, वो कौन से हैं, 12, 12 और 14, 10। अब हम मजमूई तौर पर बात करते हैं पॉइंट 7, 7 की, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये बीच में है, अब इसको जो डोमिनेट करता है 7, 7 के इक्वल है और 13 7 से ज़्यादा है, तो 7, 7 इसको हम कंसीडर अब नहीं करेंगे, ये पॉइंट इसको डोमिनेट कर रहा है। फिर जो मैक्सिमल पॉइंट हमने लिए थे वो 12, 12 थे, 12 7, 7 को डोमिनेट कर रहे हैं। इसी तरह 14, 10 भी 7, 7 को डोमिनेट कर रहे हैं और 15, 7 भी इनको 7, 7 को डोमिनेट कर रहे हैं।
तो जो हमारी मैक्सिमल लाइन थी, अगर हम इधर डॉटेड लाइन शो करें, डॉटेड लाइन वैसे ही शो करने के लिए ये इसका बाकायदा कोई हिस्सा नहीं है, ये वाली जो डॉटेड लाइन आपको शो हो रही है। तो 7 13 12 12 14 10 और 15 7, ठीक है जी, ये पेयर बनते हैं। जबकि रनिंग टाइम जो एनालिसिस होते हैं, मतलब कि वो कितना टाइम लेता है रन करने में, तो जितनी बार लूप चलती है ये उतना ही पावर लेता है। मतलब अगर एन टाइम लूप चलती है तो एन टाइम उसका रनिंग टाइम होगा, ठीक है। वो कैसे, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। इसके दो केस होते हैं, एक वर्स्ट केस होता है, एक एवरेज केस होता है, ठीक है। वर्स्ट केस में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा हम पावर लेते हैं, मतलब उसका ज़्यादा टाइम होता है। जो एवरेज होता है वो एवरेज हम लेते हैं। तो मेन पर्पस होता है ना इसका, वो ये होता है कि वो एग्जीक्यूशन करने में वो कितना टाइम ले रहा है, यानी एग्जीक्यूशन टाइम उसका क्या है, ठीक है। मे भी उसके लिए हमें मेमोरी भी रिक्वायर हो जाए एल्गोरिदम के लिए, लेकिन मोस्टली जो फोकस है वो रनिंग टाइम पे होगा कि वो जो है कोड रन होने में कितना टाइम ले रहा है, ठीक है जी। वो कह रहा है जो रनिंग टाइम होगा इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एल्गोरिदम का, हो सकता है कि उसका जो डिपेंड हो स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड पर हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर हो, या फिर ऑप्टिमाइजेशन कंपाइलर की, ठीक है। ये एक अहम पॉइंट है, लेकिन हम फिलहाल एनालिसिस के लिए जो है ना हम इनको इग्नोर करेंगे, ठीक है जी। टू मेजर द रनिंग टाइम ऑफ ब्रूट फोर्स 2D यानी 2 डायमेंशन मैक्सिमा एल्गोरिदम, अगर हम इसका रनिंग टाइम निकाल लेंगे तो फिर हम करेंगे कि नंबर ऑफ स्टेप्स कितने काउंट हुए हैं, यानी एन टाइम कितने चले हैं सोडो कोड में, ठीक है जी। काउंट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है जी, यानी कि पी को कितनी बार उसने एक्सेस किया है, तो उस हिसाब से। अब अगर हम इसकी बात करते हैं जो हमने सोडो कोड लिया है, अब देखें 1 2, ठीक है, तो ये 2 बार है, एन इसमें आया है, ठीक है जी। अब उसमें 2 बार आया था। अब द रनिंग टाइम डिपेंड अपॉन द इनपुट साइज, जितने भी हम इनपुट उसको देंगे उसके ऊपर भी इसका डिपेंड होगा। मतलब एन छोटा अगर हम देते हैं तो उसका रनिंग टाइम कम होगा, अगर हम एन की वैल्यू बड़ी देते हैं तो उसका रनिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मुख्तलिफ वैल्यू अगर हम देंगे तो उसका रनिंग टाइम भी मुख्तलिफ निकलेगा, ठीक है जी। अब 2 क्राइटेरिया हैं इसके मेजर करने के लिए, एक वर्स्ट केस टाइम है और एक एवरेज केस टाइम है। वर्स्ट केस टाइम जो होता है मैक्सिमम रनिंग टाइम ओवरऑल लीगल इनपुट ऑफ साइज एन, ठीक है जी। ये मैक्सिमम टाइम होता है, ये एवरेज टाइम होता है। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये मैक्सिमम लेंगे रनिंग टाइम और ये एवरेज रनिंग टाइम लेंगे, ठीक है जी। जो आई होगा वो इनपुट के तौर पर होगा, जबकि जो ये वाला होगा एल, वैसे जो तो आई की तरह किया हुआ है लेकिन ये एल के तौर पर हम यूज़ करेंगे तो ये लेंथ को, जबकि टी आई जो है डिनोट द रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिथम ऑन इनपुट आई। तो इसका ये फार्मूला है, आप ये फार्मूला याद रख लें, अक्सर एमसीक्यूज़ में आता है। टी वर्स्ट एन की जगह पे हम कोई वैल्यू देंगे, आई एन टी आई, तो टी से मुराद टाइम है, सही है। तो ये इसका फार्मूला है। उसके बाद एवरेज केस टाइम, इसका फार्मूला नीचे दिया हुआ है। इसमें जो पी आई है इसका मतलब प्रोबेबिलिटी है, ठीक है जी, जो भी इनपुट होगी उसकी प्रोबेबिलिटी, जबकि जो एवरेज केस टाइम इज द वेटेड सम ऑफ रनिंग टाइम विद वेट्स, ठीक है। आपको पता है एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज निकालने के लिए हम सबको जमा करते हैं, जो उनका मजमुआ बनता है, यानी समेशन जब हम उसकी करते हैं तो फिर टोटल हम डिवाइड कर देते हैं, यानी सम करके उसको टोटल पे डिवाइड कर देते हैं। तो इसका जो एवरेज केस टाइम है, इसका जो फार्मूला है टी एवरेज एन इज इक्वल टू सिग्मा, हाँ पी आई और टी आई, ठीक है जी, आई एन, आई इज इक्वल टू एन। मोस्टली जो हमारा वास्ता पड़ेगा वो वर्स्ट केस टाइम से पड़ेगा। एवरेज केस टाइम जो है ना थोड़ा मुश्किल होता है निकालने के लिए, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी भी आती है, ठीक है। तो क्योंकि उसमें सिंपल कैलकुलेशन है, वर्स्ट केस टाइम में मैक्स हमने लेना है, एन की वैल्यू देनी है और टी आई की बस, ठीक है जी। जबकि इसमें 2 केस हमें अप्लाई करने पड़ेंगे। तो जो यानी कि वर्स्ट केस टाइम होता है वो आसान होता है बनिस्बत एवरेज केस टाइम के निकालना, ठीक है जी। उसके बाद एनालिसिस हम अगर करते हैं ब्रूट फोर्स मैक्सिमा एल्गोरिदम का, वो कहता है assume दैट इनपुट साइज इज n, यानी कि जो उनका साइज है वो n है। फॉर द रनिंग टाइम वी विल काउंट द नंबर ऑफ टाइम दैट एनी एलिमेंट ऑफ p इज एक्सेस। अब देखें, अब इसमें जो है n जो है
एन टाइम एक्सेस किया गया, एन टाइम ये आया ना, ये 2 टाइम इधर हो गया। उसके बाद इधर से 4 एक्सेस हुआ है, ये कंडीशन चेक होगी, फिर ये वाली होगी, सही है। तो 2 और 2 ये 4 एक्सेस हो गए इधर, और इधर पे 2 एक्सेस हो गए, पी आई एक्स और पी आई जे और पी आई वाई, सॉरी, ठीक है जी। एक्स और वाई के 2 पॉइंट हो गए और इधर पे 4 पॉइंट हो गए, ठीक है। इधर पे क्योंकि एक्स और वाई, ठीक है जी। और इसमें ये कंडीशन चेक होगी, इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू जे एंड पी आई डॉट एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू पी जे एक्स एंड पी आई वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू पी जे वाई, ठीक है जी। अब हम इसको यहाँ से रीड करते हैं। वो कह रहा है कि क्लियरली वी गो थ्रू द आउटर लूप एन टाइम्स, ठीक है जी। लूप एन टाइम चल रही है ना, आप देखें 1 थ्रू एन, यानी 1 से लेकर एन तक ये चलेगा नंबर, ठीक है जी। इसी तरह ये जो इनर लूप है ये भी एन टाइम चल रही है, ये आउटर होगी, ये इनर लूप होगी, ये भी एन टाइम चल रही है। तो इसका जो टाइम बनेगा वो एन टाइम बनेगा, तो बाकी हम इग्नोर कर देंगे। अब इसमें देखो ये 4 है, ये 4 को हम काउंट करेंगे और इधर 2 से काउंट करेंगे, बस, बाकी हमारा से कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ ये देख रहे हैं इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना निकलता है। तो मैंने आपको पहले बताया था जो हमारी नेसेसरी डिटेल होगी हम उसी पे फोकस करेंगे, बाकी को हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है जी। तो इधर से इसका एग्जीक्यूशन टाइम निकालने के लिए एन टाइम ये 4 एक्सेस हुआ इधर से और इधर से 2 एक्सेस हुआ। तो वर्स्ट केस रनिंग जो हम निकालेंगे, अच्छा यहाँ पे जो है ना आपका लेक्चर नंबर 3 ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 4 इंशाल्लाह मैं अगले से स्टार्ट कर दूंगा। तो लेक्चर नंबर 3 यहाँ पर एंड होता है, तो यहीं से हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है जी। क्योंकि आपके ना वीडियो लेक्चर हैं वो 45 हैं, ये 9 चैप्टर में से 45 आपके इंक्लूड होंगे। तो ये लेक्चर नंबर 3 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, तो इंशाल्लाह हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे आगे लेक्चर नंबर 4 में। तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं उन सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज़।